सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द स्किन आई लिव इन के बारे में। ये कहानी है बदले की, कि एक इंसान अपने बदले को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम डॉक्टर रॉबर्ट को देखते हैं। रॉबर्ट अभी भाषण देने के लिए आया हुआ है एक मेडिकल कॉलेज। वो अपने बारे में बताता है कि उसकी उपलब्धियां क्या है और वो प्लास्टिक सर्जरी को किस हद तक लेकर के जाना चाहता है। वो बताता है कि अब तक जितने भी स्किन ट्रांसप्लांट्स हुए हैं उनमें से 33% ऑपरेशन में उसने पार्टिसिपेट किया है, इसीलिए उसका तजुर्बा सबसे ज्यादा है। वो दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लास्टिक सर्जन्स में से एक है। उसका मानना है कि लोगों को पता भी नहीं है कि हमारी स्किन में कितनी सारी चीजें हैं और उनको कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। स्किन की उन्हीं पोटेंशियल को निकालने में रॉबर्ट लगा हुआ है। वो ऐसी स्किन बनाना चाहता है जो इतनी आसानी से भेदी ना जा सके, जिन पे छोटे मोटे कीड़ों का कोई असर ना हो। ये बातें कहने के बाद वो पहुंचता है एक हॉस्पिटल में। तब उसे एक एम्प्लॉय मिलता है जो छुपा करके ला करके ब्लड के सैंपल्स देता है। रॉबर्ट उसके लिए पैसे भरता है और जाने लगता है अपने घर की तरफ। तभी रॉबर्ट के घर पे हम एक लड़की को देखते हैं जिसने अपने पूरे शरीर पे कपड़ा पहन करके रखा है, क्योंकि उसके शरीर पर रॉबर्ट एक्सपेरिमेंट करता है। इसके शरीर का एक अंग भी ऐसा नहीं है जहाँ पर रॉबर्ट ने एक्सपेरिमेंट ना किया हो। इस लड़की का नाम है वीरा। रॉबर्ट उसे कैद करके रखता है घर के अंदर, ऐसा घर जिसके अंदर सूर्य की रोशनी तक नहीं आती। वीरा इससे बाहर नहीं निकल सकती और वो सिर्फ और सिर्फ रॉबर्ट से मिलती है। रॉबर्ट को पता है कि वीरा पर जितने भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है वो सारे के सारे इलीगल है। अगर सरकार को इसके बारे में पता लगा तो इसके ऊपर कार्यवाही भी हो सकती है। इसीलिए वेरा के बारे में उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया और न ही लोग उसके बारे में जानते हैं। इस घर में रॉबर्ट और वेरा के अलावा रॉबर्ट की माँ रहती है जिसे वेरा के बारे में पता है, बाकी नौकरों को कुछ नहीं पता। इस कमरे के अंदर बैठी बैठी दिन भर वेरा योगा करती है और स्ट्रेचिंग करती है। इस कमरे में जो टीवी लगा है उस पर भी लिमिटेड चैनल्स आते हैं। रॉबर्ट वेरा को वही चीजें दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है। वो चाहता है कि वेरा स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी रहे और उसे जीवन का असली अर्थ पता लगे कि शरीर नश्वर है, शरीर का कोई मोल नहीं है इस दुनिया में, उसे जैसे चाहा जाए वैसे ढाला जा सकता है। वो इसी चीज को वेरा के दिमाग में डालना चाहता है। वेरा जिस कमरे में रहती है वहाँ पर एक कैमरा लगा है जिसकी मदद से रॉबर्ट उसे देखता है। आज रॉबर्ट जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता है सबसे पहले वो पहुंचता है अपने लैब में और जिस ब्लड सैंपल को वो लेकर के आया है उसे मशीन में डाल देता है ताकि वो इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाए और ऊपर चला आता है वेरा को देखने के लिए। वेरा को पता लग गया है कि कैमरा कहाँ पर है। वो दूसरी तरफ मुंह घुमा करके सो रही है ताकि रॉबर्ट को उसकी शक्ल नजर ना आए। तभी रॉबर्ट को एहसास होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल होता है वो देखता है कि किताब के पन्ने की मदद से वेरा ने अपने नस को काट लिया है, उसका पूरा खून बह रहा है। रॉबर्ट उसे तुरंत उठा के लेकर के जाता है लैब में और सही वक्त पे टांके लगा करके उसकी जान बचा लेता है। जैसे ही वेरा की आंख खुलती है वो एक ही बात कहती है कि मुझे यहाँ पर कैद करके क्यों रखा है, तुम मुझे मार दो ताकि मैं आजाद हो जाऊं। रॉबर्ट बड़े ही ध्यान से इन बातों को सुनता है और अपने मन में कहता है कि अगर इस लड़की को मरना होता तो वो अलग जगह अपने शरीर पे घाव बनाती। जिस तरीके से उसने अपने नस को काटा है उसे पता था कि वो जिंदा बच जाएगी। उसे छोड़ने के बाद रॉबर्ट दोबारा अपने काम में लग जाता है। तब हमें रॉबर्ट के असली मंसूबे पता लगते हैं। वो बहुत समय से एक रिसर्च पे लगा हुआ है। उसकी एक्सपेरिमेंट है कि वो एक आर्टिफिशियल स्किन बनाए और उस स्किन के लिए उसे जानवरों के खून की जरूरत पड़ती थी जो बार बार खरीद करके लाता था। अपनी कई साल के मेहनत के बाद उसने फाइनली आर्टिफिशियल स्किन बना ली है और वो उस पूरे स्किन को चढ़ाने लगता है वेरा के शरीर के ऊपर। उसने उसके इंसानी स्किन को चेंज कर दिया और पूरे शरीर पर दूसरी स्किन चढ़ा दी जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वो वेरा को पूरी बात बताना शुरू करता है कि जो स्किन मैंने तुम्हारे शरीर के ऊपर लगाई है उसे कोई भी कीड़ा काट नहीं सकता। इस स्किन को भेदना इतना आसान नहीं है और उसके साथ साथ ये स्किन जल भी नहीं सकती। तुम अब अलग हो, बाकी इंसानों से बहुत ही ज्यादा अलग। मगर वेरा को ये चीज पसंद नहीं आती। उसे अपनी ही स्किन पसंद थी जिसे अब रॉबर्ट ने पूरे तरीके से बदल दिया है। थोड़े समय के बाद रॉबर्ट पहुंचता है एक जगह भाषण देने के लिए और अपनी इस बात को रखता है सारे डॉक्टर्स के सामने और इस बात को रखता है कि सरकार को अब आर्टिफिशियल स्किन की मंजूरी दे देनी चाहिए कि हर एक हॉस्पिटल में ये स्किन हो। इसकी खास बात यह है कि अगर लोगों ने अपने शरीर के ऊपर स्किन को लगवाना शुरू किया तब उन्हें मलेरिया और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियां नहीं होंगी। कोई भी कीड़ा उन्हें परेशान नहीं कर पाएगा और उसके साथ साथ छोटे मोटे आग से वो कभी भी नहीं जलेंगे। वो बहुत सारी चीजों से सुरक्षित रहेंगे। तब सारे लोग पूछते हैं कि क्या तुमने इस चीज का एक्सपेरिमेंट किया है। इस बात को सुनने के बाद रॉबर्ट उन्हें सच्चाई नहीं बताता कि उसने इंसान के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट कर लिया है। वो झूठ बोल करके कहता है कि मैंने जानवर के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट किया और मेरा एक्सपेरिमेंट सफल रहा। सारे लोग इन बातों को सुनकर के तालियां बजाते हैं कि रॉबर्ट ने एक चमत्कार किया है। वो लोग इस एक्सपेरिमेंट का नाम पूछते हैं। तब रॉबर्ट अपनी पत्नी का नाम लेता है और कहता है कि मैंने उसके नाम पर ही इसका नाम रखा है। सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और स्किन को सारे लोग देख रहे हैं। फिर इस कंपनी का मालिक आता है रॉबर्ट के पास और उसे कहता है कि मैंने स्किन को देखा, ये इंसानों की स्किन से बहुत ही अलग है, बहुत ही मोटी परत है इसकी। तुमने ये चमत्कार कैसे किया? ऐसा स्किन बनाना बहुत ही मुश्किल है। तब वो बताता है कि उसने सुअर की चमड़ी का इस्तेमाल किया और सुअर के डीएनए को डाला है इंसान के डीएनए में, तब जाकर के स्किन बनी है। ये बात उसके बॉस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो
कहता है कि तुम्हारा काम वाकई में काबिले तारीफ है, मगर जिस चीज का तुमने इस्तेमाल किया है वो गलत है। अपने इस एक्सपेरिमेंट को फौरन बंद कर दो। मैं नहीं चाहता कि बाकी दुनिया तक ये चीज पहुंचे। ये बात रॉबर्ट को बहुत बुरी लगती है। तब वो जाता है अपने दोस्त के पास जिसका नाम है फुल्गेंसियो, और उससे बात करके बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा दुखी है। उसके एक्सपेरिमेंट को खारिज कर दिया गया है। उसका दोस्त उसे समझा करके कहता है कि इस एक्सपेरिमेंट को भूल जाओ। तुम एक बेहतरीन प्लास्टिक सर्जन हो, तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। अपने पुराने काम पे लौट आओ। मगर इतनी जल्दी इस चीज को रॉबर्ट भूलना नहीं चाहता। वो वापस चला आता है अपने घर पे। घर आने के बाद वो थोड़ी देर तक देखता है वेरा को, और अंत में जाकर के बैठ जाता है उसके सामने। फिर वो वेरा को कहता है कि तुम्हारे ऊपर के सारे एक्सपेरिमेंट्स पूरे हो चुके हैं। तुम अब परफेक्ट हो अपने आप में। तुम्हारे ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। इन बातों को सुनते ही वेरा खुश हो जाती है और कहती है कि यानी अब मैं आजाद हूँ। तब रॉबर्ट कुछ भी नहीं बोलता, वो जाने लगता है। वेरा उसके करीब आने की कोशिश करती है उसके साथ इंटीमेट होने के लिए, मगर रॉबर्ट उसके साथ इंटीमेट नहीं हो पाता और चला आता है बाहर। अगले दिन जब वो अपनी माँ मरीलिया के साथ बैठा होता है तब वो उससे कहती है कि तुमने अभी भी उस लड़की को पाल करके क्यों रखा है? वो आगे तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। उसे मार दो ताकि ये किस्सा खत्म हो जाए। किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता, मगर रॉबर्ट उसे मारना नहीं चाहता। वो मरीलिया को कहता है कि घर में जितने भी नौकर हैं सारे नौकरों को बाहर निकाल दो, कोई भी यहाँ पर नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि अब कोई भी उस लड़की को देखे। मरीलिया ऐसा ही करती है। सारे नौकर जैसे ही बाहर जाते हैं हम एक आदमी को देखते हैं जिसने टाइगर कॉस्ट्यूम पहन करके रखा है। वो आता है दरवाजे पे और डोरबेल बजा करके मरीलिया को दरवाजा खोलने के लिए कहता है। जब वो दरवाजा नहीं खोलती तब वो कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। मरीलिया को भरोसा नहीं होता। तब वो अपने पिछवाड़े का बर्थमार्क दिखाता है। इस चीज को देखने के बाद मरीलिया बाहर आती है। इस आदमी का नाम है जेका। मरीलिया के बाहर आने के बाद जेका अंदर आने की कोशिश करता है। तब मरीलिया उसे रोक देती है, मगर जेका कहता है कि उसे भूख लगी है, वो बस खाना खा करके यहाँ से चला जाएगा। किचन में आने के बाद जब वो खाना खा रहा होता है तभी मरीलिया न्यूज चैनल पे देखती है कि थोड़े समय पहले जेका ने एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की है और पुलिस वालों से बचने के लिए वो यहाँ तक भाग करके आया है। मरीलिया उसे कहती है कि अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, तुमने चोरी की है, पुलिस वाले कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। जेका कहता है कि मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि रॉबर्ट मेरी प्लास्टिक सर्जरी करे और मेरे चेहरे को हमेशा के लिए बदल दे। मरीलिया कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। खाना खाने के बाद जेका उठता है और जाता है शराब पीने। तभी उसकी नजर पड़ती है मॉनिटर पे और वो फुटेजेस देखता है वेरा के कमरे की। जैसे ही वो वेरा की शक्ल देखता है वो घबरा जाता है, क्योंकि वेरा बिल्कुल रॉबर्ट की पत्नी की तरह दिखती है जिसकी मौत हो चुकी है कार एक्सीडेंट में। जेका को लगता है कि ये रॉबर्ट की पत्नी ही है। वो मरीलिया से कहता है कि अभी भी जिंदा कैसे है, मुझे उससे मिलने जाना है। तब मरीलिया उस पर बंदूक तान करके कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। जेका धीरे धीरे उसके करीब आता है और उससे बंदूक छीनने के बाद बांध देता है एक कुर्सी पे और भागते हुए जाता है वेरा के दरवाजे पे, मगर दरवाजा अंदर से बंद है। तो वो दोबारा आता है मरीलिया के पास, उसे धमकाता है और कमरे की चाबी ले लेता है। मगर अब तक वेरा को यह बात पता लग चुकी है कि घर में एक अनजान आदमी आया है जो उसके कमरे में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वो दरवाजा आकर के खोलने की कोशिश करता है वेरा उसे एक दमदार किक मारती है और भागने लगती है। तभी जेका उसे पकड़ लेता है और लेकर के जाता है अंदर बिस्तर पे। वो उसके कपड़े फाड़ता है और बलात्कार करना शुरू कर देता है। मरीलिया इन सारी चीजों को कैमरे में देख रही है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर रॉबर्ट भी आ जाता है। वो जब कैमरे में इस चीज को देखता है तब सबसे पहले अपने बंदूक को बाहर निकालता है और कमरे में जाने के बाद शूट कर देता है जेका को। मरीलिया चाह रही होती है कि रॉबर्ट आज यहाँ पर वेरा को भी मार दे, मगर वो वेरा को कुछ भी नहीं करता। मरीलिया जब यहाँ पर आती है तब रॉबर्ट जेका की लाश को लेकर के चला जाता है ठिकाने लगाने और मरीलिया पूरे घर की सफाई कर रही है क्योंकि हर तरफ खून फैला हुआ है। वो पहली बार वेरा को लेकर के आती है बाहर और अपनी पूरी कहानी सुनाती है। जब वेरा उससे पूछती है कि जेका कौन है, मरीलिया बताती है कि रॉबर्ट और जेका दोनों भाई हैं। मैं जिस घर में काम करती थी उसके मालिक के साथ मेरा संबंध था और उसी का बेटा रॉबर्ट पैदा हुआ। तब उस मालिक ने रॉबर्ट को अपनाया। उसकी पत्नी बांझ थी, उसने रॉबर्ट को अपनी पत्नी को दे दिया। इस तरीके से रॉबर्ट को अपने पिता का प्यार मिला। मैं वहीं पर रह गई ताकि मैं रॉबर्ट की परवरिश कर सकूं। मेरे साथ एक और नौकर वहाँ पर काम करता था। थोड़े समय के बाद हम दोनों करीब आने लगे। तब मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। इस बार मेरे पेट में जेका था। जैसे उस नौकर को ये बात पता लगी वो मुझे छोड़ करके भाग गया। तब मैं वहीं पर रह गई रॉबर्ट की परवरिश करने के लिए और जेका की भी, मगर जेका ज्यादा समय तक मेरे साथ नहीं रहा। इन बातों को सुनने के बाद वेरा कहती है कि जब जेका मेरे कमरे में आया था तो मुझसे ऐसे बात कर रहा था जैसे वो मुझे जानता हो। ऐसा वो क्यों कर रहा था? तब मरीलिया उसे आगे की कहानी बताती है कि मुझे छोड़ के भागने के बाद जेका बहुत समय तक बाहर रहा, मगर एक समय के बाद जब उसने क्राइम किया तब वो भाग करके आया मेरे पास छुपने के लिए और मेरे साथ रहने लगा। रॉबर्ट भी यहीं पर रहता था अपनी पत्नी के साथ। धीरे धीरे जेका और रॉबर्ट की पत्नी करीब आने लगे। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, मगर उन्हें एहसास हुआ कि रॉबर्ट को यह बात पता लगेगी तो वो इन दोनों को कभी एक नहीं होने देगा। तब उन दोनों ने भागने का निश्चय किया। जब वो कार से भाग रहे थे तभी कार का एक्सीडेंट हो गया और पूरी की पूरी गाड़ी में आग लग गई। जेका जिंदा बच गया, मगर रॉबर्ट की पत्नी का पूरा चेहरा जल गया और शरीर भी। मगर रॉबर्ट इतनी जल्दी अपने लोगों पे हार नहीं मानता। वो अपनी पत्नी को घर लेकर के आया और घर के सारे शीशों को तोड़
तोड़ दिया। घर में कहीं की रोशनी तक नहीं आती थी। वो उसके शरीर पर एक्सपेरिमेंट करने लगा, नई चमड़ी बना करके, ताकि वो अपनी पत्नी को हमेशा के लिए ठीक कर दे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था नॉर्मा। वो हमेशा गाना गाती थी। एक दिन नॉर्मा गाना गा रही थी गार्डन में, तभी उसकी माँ के कान में आवाज गई। वो खिड़की के पास आई अपनी बच्ची को गाता हुआ देखने के लिए। तभी खिड़की के शीशे में उसने अपनी शक्ल देख ली। वो अपने इस रूप को बर्दाश्त नहीं कर पाई। तब उसने खिड़की से कूद करके अपनी जान दे दी। जब नॉर्मा ने अपनी माँ की लाश देखी, तब से वो सदमे में चली गई। उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया। जैसे ही मरीलिया की कहानी खत्म होती है, रॉबर्ट वापस चला आता है लाश को दफना के। वेरा अब कहीं ना कहीं चाहने लगी है रॉबर्ट को। उसकी सहानुभूति है रॉबर्ट के साथ। ये दोनों करीब आने लगते हैं और रात में एक साथ ही सोते हैं। तब रॉबर्ट को पुरानी घटना याद आती है कि आज से 6 साल पहले क्या हुआ था। नॉर्मा धीरे धीरे ठीक होने लगी थी, मगर उसे अभी भी सदमे आ रहे थे। रॉबर्ट उसे लेकर के गया था एक पार्टी में। वहीं पर विंसेंट नाम का एक लड़का था जो बार बार नॉर्मा को देख रहा था। नॉर्मा भी उसे ही देख रही थी। थोड़ी देर के बाद वो दोनों बाहर चले आते हैं। रॉबर्ट जब देखता है कि नॉर्मा पार्टी में नहीं है, तो वो भी बाहर आता है। बाहर आते ही वो देखता है कि विंसेंट बड़ी ही तेजी से बाइक लेकर के भाग रहा है। तब वो जाने लगता है झाड़ियों की तरफ। थोड़ी दूरी पर जाने के बाद वो देखता है कि नॉर्मा जमीन पे गिरी हुई है और उसके सारे के सारे कपड़े फटे हुए हैं, यानी कि विंसेंट ने उसका बलात्कार किया है। जैसे ही नॉर्मा को होश आता है, वो अपने पिता को ही देख करके डर जाती है। उसे लगता है कि उसके साथ ये हरकत उसके पिता ने की है। अब हम विंसेंट की कहानी देखते हैं। विंसेंट अपनी माँ के साथ एक दुकान पे काम करता है। यहीं पर एक लड़की भी है जिसे विंसेंट पसंद करता है। जब वो उससे अपने प्यार का इजहार करता है, तब वो लड़की कहती है कि मुझे लड़के पसंद नहीं है, मुझे लड़कियां ही पसंद है। इन बातों को सुनने के बाद विंसेंट यहाँ से निकलता है और चला आता है इसी पार्टी में। पार्टी में आने के बाद उसकी नजर पड़ती है नॉर्मा पे। नॉर्मा भी कहीं ना कहीं विंसेंट को पसंद करती है। थोड़ी देर के बाद ये दोनों बाहर चले आते हैं। नॉर्मा आज से पहले किसी भी लड़के के करीब नहीं आई है। बाहर आने के बाद जब उसे गर्मी लगती है, तब वो अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। विंसेंट को लगता है कि नॉर्मा उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। तब ये दोनों चले आते हैं एक पेड़ के पीछे और इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं। नॉर्मा को भी अच्छा लगता है। तभी अंदर वही गाना बजता है जिस गाने को बचपन में नॉर्मा ने गाया था और उसकी माँ की मौत हो गई थी। उस गाने को सुनने के बाद उसे दोबारा सदमा लगता है। वो चिल्लाना शुरू कर देती है। तो विंसेंट उसका मुंह दबाता है। जैसे ही नॉर्मा उसके हाथों पे काटती है, वो उसे थप्पड़ मारता है। तब नॉर्मा बेहोश हो जाती है और विंसेंट भाग जाता है यहाँ से। मगर भागते समय उसे रॉबर्ट देख लेता है और उसने उसके गाड़ी के नंबर प्लेट को भी देख लिया है। वो तुरंत पता लगा लेता है विंसेंट के बारे में और उसका पीछा करने लगता है। रात में जब विंसेंट बाहर आता है, तब रॉबर्ट एक मास्क लगा करके पहुंचता है उसके पास। वो उसकी गाड़ी में टक्कर मारता है और बेहोश करके किडनैप कर लेता है। अब उसने विंसेंट को रखा हुआ है एक बेसमेंट में। दूसरी तरफ विंसेंट की माँ उसे हर तरफ ढूंढ रही है। पुलिस वालों से उसे पता लगता है कि विंसेंट की बाइक एक पहाड़ की चोटी पर मिली है और सबका मानना है कि विंसेंट ने अपनी जान ले ली, मगर उसकी माँ को इन बातों पर भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ अब रॉबर्ट रोज टॉर्चर करता है विंसेंट को और उसे बहुत कम खाना देता है। धीरे धीरे विंसेंट टूटते जा रहा है। रॉबर्ट इस बीच नॉर्मा से भी मिलने जाता है, मगर नॉर्मा अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। वो जब भी देखती है रॉबर्ट को, वो डर जाती है। उसे लगता है कि रॉबर्ट उसके साथ कुछ गलत करेगा। ये सदमा इतना बढ़ने लगता है कि एक वक्त के बाद नॉर्मा अपनी माँ की तरह अपनी जान ले लेती है। इस चीज से अब रॉबर्ट पूरे तरीके से टूट चुका है क्योंकि उसका पूरा परिवार बिखर गया। वो बदले की आग में जल रहा है। वहाँ से वापस आने के बाद वो सीधा पहुँचता है विंसेंट के पास। वो उसकी दाढ़ी और बाल को काटता है और लेकर के चला जाता है ऑपरेशन थिएटर में और अपने कुछ साथी डॉक्टर्स को बुलाता है, जिनमें फुलगेंसियो भी है। ये सारे लोग मिलकर के विंसेंट का सेक्स चेंज ऑपरेशन करते हैं और उसे लड़का से लड़की बना देते हैं। रॉबर्ट ने पूरी तैयारी करके रखी है। वो सारे के सारे डॉक्टर्स को नकली कागज दिखाता है और नकली जानकारी भी विंसेंट के बारे, ताकि किसी को भी पता न लगे कि विंसेंट कौन है। अगले दिन जैसे ही विंसेंट की आंखें खुलती हैं, वो अपने आप को एक बंद कमरे में पाता है जहाँ पर रोशनी तक नहीं आती। वो देखता है कि अब उसके पास लिंग नहीं बल्कि योनि है। इस चीज को देख करके वो भड़क जाता है। तभी रॉबर्ट आता है उसके पास और उसे पूरी चीज बताता है कि उसे अपने योनि का ख्याल कैसे रखना है ताकि जल्दी से उसका घाव ठीक हो जाए। विंसेंट के पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। वो हर रोज अपना उपचार करना शुरू कर देता है ताकि अपने आप का ख्याल रख सके। विंसेंट हर बार उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है ताकि वो उसके शरीर के अंगों को चेंज कर सके और उसे पूरी तरीके से लड़की बना दे। वो उसके शरीर के हर एक अंग को बदलता है, यहाँ तक कि उसकी छाती को भी। फिर वो उसकी आवाज को बदलने लगता है ताकि विंसेंट की आवाज बिल्कुल लड़कियों की तरह हो जाए। इसी बीच विंसेंट भागने की भी कोशिश करता है, मगर वो रॉबर्ट के चंगुल से नहीं बच पाता। एक वक्त के बाद वो हार मान जाता है और रॉबर्ट के हाथ की कठपुतली बन जाता है। थोड़े वक्त के बाद रॉबर्ट विंसेंट की पूरी शक्ल बदल देता है और उसे शक्ल दे देता है अपनी पत्नी की और नाम रखता है वेरा। वेरा पूरे तरीके से लड़की बन चुका है। उसके कमरे में एक टीवी है जिसमें सिर्फ स्पिरिचुअलिटी वाली वीडियो जाती है, जिनकी मदद से वो समझ सके कि शरीर नश्वर है, शरीर का कोई मतलब नहीं है, सारा का सारा मतलब आत्मा का है। शरीर किसी का कुछ भी हो सकता है। शुरू में विंसेंट बहुत विरोध करता है, मगर एक वक्त के बाद वो मान जाता है। उसने अपने शरीर को अपना लिया है। तब विंसेंट के देखभाल के लिए रॉबर्ट यहाँ पर अपनी माँ मरीलिया को बुलाता है, क्योंकि वो दूसरा किसी पर भी भरोसा नहीं कर
सकता। अब कहानी चली आती है वर्तमान समय और रॉबर्ट और विंसेंट एक साथ खुश हैं क्योंकि विंसेंट अब एक लड़की बन चुका है। इनका जीवन एक साथ अच्छा बीत रहा होता है। तभी एक दिन यहाँ पर फुल्गेंशियो आता है और वो रॉबर्ट से आकर के कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। आज के अखबार में उसी लड़के की फोटो छपी है जिसका हमने सेक्स चेंज ऑपरेशन किया था। यहाँ पर लिखा है कि वो लड़का गायब हो गया है। इन बातों को सुनने के बाद रॉबर्ट बंदूक बाहर निकालता है और कहता है कि इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ये बात कभी भी बाहर नहीं आनी चाहिए। फुल्गेंशियो कहता है कि ऐसा नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ पुलिस वालों के पास। तभी यहाँ पर विंसेंट आ जाता है और कहता है कि मैंने अपने पूरी सहमति के साथ अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाया था, इसमें रॉबर्ट का कोई भी हाथ नहीं है। आज के बाद तुम यहाँ पर मत आना, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तब फुल्गेंशियो यहाँ से चला जाता है। रात में रॉबर्ट और विंसेंट ये दोनों इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, मगर जब भी रॉबर्ट यहाँ पर विंसेंट के करीब आता है, विंसेंट कहता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। जिस तरीके से जेका मेरे साथ इंटीमेट हुआ उसने मेरे पूरे शरीर को तोड़ करके रख दिया। अब मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हो पाऊंगी। थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहती है कि बाहर एक जेल पड़ा है, मैं जेल लेकर के आती हूँ, कहीं जेल से हमारा काम आसान हो जाए। रॉबर्ट कहता है कि ठीक है। विंसेंट आता है बाहर आने के बाद वो जेल छोड़ करके बंदूक उठाता है और बंदूक लेकर के आता है रॉबर्ट के सामने। फिर उससे कहता है कि तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इतना कहने के बाद वो गोलियों से छल्ली कर देता है रॉबर्ट को। गोलियों की आवाज सुनने के बाद मरीलिया भी ऊपर आती है बंदूक लेकर के, मगर उसे पूरे कमरे में कहीं भी विंसेंट नजर नहीं आता। विंसेंट बिस्तर के नीचे छुपा हुआ है। वो अंदर से गोली चला करके मरीलिया को भी मार देता है। अपनी जरूरत की कुछ चीजें लेता है और आता है बाहर। अंत में वो पहुंचता है अपनी माँ की दुकान पे और उसी लड़की से मिलता है जिससे उसने अपने प्यार का इजहार किया था। वो अपनी माँ को कुछ नहीं बता पाता, वो उस लड़की को पूरी बात बताता है। उस लड़की को भरोसा नहीं होता, मगर जब वो विंसेंट की सारी बातें बताता है जो सिर्फ उसे पता थी, तब इन बातों को उसकी माँ भी सुन लेती है और अपने बेटे की ऐसी हालत देखने के बाद भावुक हो जाती है। और इसी के साथ ये फिल्म भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।